हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। ठीक है। जितना भी फिजिक्स में जो डेरिवेशन होता है, जहाँ पे डायरेक्शन की बात आती है, उसमें वेक्टर का बड़ा मेन रोल होता है। ठीक है। तो 11th क्लास का वैसे ये पोर्शन है, या बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के अंदर भी हम इसको कंसिडर करते हैं। तो वेक्टर का हमारा आज का टॉपिक रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो करें दोस्तों स्टार्ट। ओके, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है टू फॉर्म में। एक तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज़ ओनली दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। दो वो क्वांटिटी जिनके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उनको बोलेंगे फिजिकल स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है सर मैग्नीट्यूड में क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैग्नीट्यूड में एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होता है यूनिट। यूनिट यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर वाली, उनके पास एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक उनके पास यूनिट होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं मास। मास इक्वल टू मान लो 5 kg, मास इक्वल टू 5 kg। तो 5 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज़ द यूनिट। तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी जिसका केवल क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो स्केलर है। जैसे मैंने मास की बात कर दी, टाइम है, लेंथ है, ठीक है, जैसे डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वॉल्यूम है, ठीक है, डेंसिटी है, वर्क डन है, पावर है, ठीक है। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर होती हैं, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। और क्या बताया मैंने मैग्नीट्यूड में? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ये आ जाएगा। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास दोनों चीज़ होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी। और इसमें मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है मैग्नीट्यूड में। क्या होता है मैग्नीट्यूड में? मैंने बताया था, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट, और एक उसके बाद क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। अगर ये तीनों पैरामीटर पूरे कर रहा है तो मेरी वो फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है ना? तो इसमें एग्जांपल की अगर बात करता हूँ, मान लो मैंने बोल दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी किसी बॉडी की मान लो 2 मीटर पर सेकंड है। क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड। क्या ये कंप्लीट है? ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें डायरेक्शन, अगर इसने बोल दिया वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन अगर इसने गिवन नहीं की है तो ये स्पीड के इक्वल हो जाएगी। तो ये अनकम्प्लीट है, तो मुझे लिखना पड़ेगा अलोंग ईस्टवर्ड। अब ये डेफिनेशन जाके कंप्लीट हुई है दोस्तों, ठीक है ना? तो दोज क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और जिनके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उनको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैं। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो टाइमली मैं आपको अपने आप आपको पता लग जाएगा। जब मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, ठीक है ना? जस्ट मुझे आपको बताना था कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके बाद मैं बात करता हूँ वेक्टर। अब हमें तो वेक्टर के बारे में पढ़ना है ना, हमें तो वेक्टर के बारे में डिस्कस करना है। तो अब थोड़ा सा हमारा ध्यान है वो वेक्टर की तरफ चलेगा। तो मैं वेक्टर की बात करता हूँ, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी,
ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपल बात करता हूँ वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो मान लो कोई वेक्टर ए है मेरे पास, तो उसको ऐसे बताया जाता है, ए के ऊपर क्या लगा दूंगा, एक एरो लगा दूंगा। और वैसे जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, उसके ऊपर एक क्या लगा दूंगा, एक एरो हेड लगा दूंगा। ए स्ट्रेट लाइन विच इज एरो हेड, ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ओवर इट, एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, एरो हेड, तो वो मेरा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब मान लो इसका वेक्टर ए है तो मैं ऐसे लिख दूंगा ए वेक्टर, या मान लो ओ पी है कोई, तो इसको बोलूँगा मैं ओ पी वेक्टर, ये आ जाएगा। सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन, उसके एक एंड पे क्या लगा दूंगा, एरो, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन विद ओवर हेड एरो इट, मतलब एरो स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ओवर इट, ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं वेक्टर। और जिसके ऊपर मैंने हेड लगाया है ना, इसको बोलते हैं हेड। और जहाँ से वो वेक्टर स्टार्ट किया है उसको बोलते हैं टेल, और टेल को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इसको एंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं, एंडिंग पॉइंट, इसको टर्मिनेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, या टर्मिनल पॉइंट बोल दो, फाइनल पॉइंट बोल दो, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो दोस्तों ये इसके नाम हैं, ठीक है। और ज़्यादा मैं आपको इसमें उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा, सिंपल वेक्टर की ये रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये वेक्टर बना दिया, ए वेक्टर है, ठीक है। अब इसके पास देखो दो चीज़ हैं, यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ है, मान लो मैंने ले लिया ओपी, मान लो ओपी वेक्टर है। अगर मैं क्या निकाल लूँ इसका, ओपी वेक्टर का क्या ले लूँ मैं, मैग्नीट्यूड ले लूँ, तो ये किसको क्या बताएगा, ये इसकी लेंथ को बता देगा, ओपी को। और डायरेक्शन आपको पता है, ओ से पी की, पी से ओ से पी, तो ये डायरेक्शन भी आ जाएगी। वेक्टर की जो लेंथ होती है ना, वेक्टर की जो लेंथ होगी ना, वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। और डायरेक्शन आप हमें पता है ही, वो किधर जा रहा है, ठीक है ना। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक होता है नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको जैसे मान लो ये आ गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, कि हमारा वेक्टर कितने डिग्री एंगल पे ईस्ट से कितना है, नॉर्थ से कितना है, या प्योरली अलोंग ईस्ट और नॉर्थ है, जो भी है, तो इसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक चलेगा, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है ना। ये था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन क्या होती है। क्लियर है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। जी दोस्तों, अभी कुछ जनरल पॉइंट हैं वेक्टर्स के बारे में। जैसे मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन के बारे में तो आपको बता ही दिया। रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था ना, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर हम ओवरहेड एक एरो बना देते हैं। अच्छा, मान लो जैसे ये मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और मेरा वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ये मान लो कोई वेक्टर है मेरा ए, इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे बताओ मुझे। तो मैं क्या करूँ, ये मान लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, देखो इसके पैरेलल है ना, तो इसने मान लो कितना एंगल बनाया, थीटा। तो अब बताओ कैसे बताओगे इसको आप, इस वेक्टर को आप डिफाइन कैसे करोगे। ए वेक्टर जो प्लेन में रखा हुआ है, किस प्लेन में, एक्स वाई में, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, इसको ऐसे बताया जाएगा। ए वेक्टर ए सबटेंडेड एन एंगल थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस, और वेक्टर ए है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया उसने, थीटा एंगल बनाया दोस्तों, ठीक है। अगर मैं वेक्टर के सिंबॉलिक फॉर्म की बात करता हूँ, ये था रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं सिंबल की बात करता हूँ, जो सिंबल होते हैं वेक्टर के, जैसे मान लो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जैसे वेलोसिटी है, तो इसका सिंबल क्या लिखूंगा मैं वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा दूंगा, एरो लगा दूंगा। फोर्स है, फोर्स के ऊपर क्या लगा दूंगा, वेक्टर का निशान। एक्सेलरेशन है, उसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम है, उसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, बोलो दोस्तों। तो ये वेक्टर का क्या आ जाएगा,
ये वेक्टर का सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं वेक्टर की ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल बात करता हूँ, ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल, ग्राफिकल जो फॉर्म होती है वेक्टर की वो क्या होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं मैं। मान लो ये मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मान लो मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है भाई। और मैंने ले लिया F इक्वल टू मान लो 5 न्यूटन है, एग्जाम्पल की बात करता हूँ, फोर्स है 5 न्यूटन, किधर दे दिया 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये दे दिया। क्या डेफिनेशन कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। 5 न्यूटन का फोर्स एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको बताने के लिए, सबसे पहले मुझे सूटेबल कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। तो मुझे नॉलेज ऑफ डायरेक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये मान लो मेरा नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है। सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेट हमें लेके चलने पड़ेंगे। और इसने बोल दिया 45 डिग्री, यानी कि ये आ जाएगा। ये 45 डिग्री है, ये मान लो ईस्ट था, ये मान लो नॉर्थ था। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट से 45 डिग्री पे मेरा एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, जिसका कितना मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। कैसे बताओगे इसको? पहला पॉइंट, पहले मैंने क्या बना दिए, मैंने बना दिए कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करना होता है, एक्स एक्सिस में कितने एंगल पे है ये आ जाएंगे, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद एक कन्वीनियंट स्केल लेके चलेंगे, हम एक प्रॉपर स्केल लेके चलेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर स्केल मैंने ले लिया, प्रॉपर स्केल जो क्या बताएगा, मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने मान लिया 1 न्यूटन के बराबर। एक कन्वीनियंट स्केल हम लेके चलेंगे मेजरमेंट के लिए। मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन के इक्वल ले लिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा, कन्वीनियंट स्केल मैंने ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्या ड्रॉ कर देंगे, लाइन, जिसका मैग्नीट्यूड, उस लाइन का जो लेंथ होगी, उस लाइन की जो लेंथ होगी वो मेरे इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी। इसका मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक ले लिया मैंने। अब इसकी लेंथ कितनी ले लूँ मैं, इसकी लेंथ लूँगा मैं 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर लिखा है और मेरा फोर्स कितना है 5 न्यूटन। तो मैं एक प्रॉपर लेंथ ले लूँगा जिसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी। बोलो दोस्तों, मान लो ये ए है, ये मान लो बी है। तो जो ए बी जो लाइन आई है मेरी, ए बी जो लाइन आई है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर आई है। और जब मैं ए बी का क्या ले लूँगा, मैग्नीट्यूड, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 5 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर का ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट लेके चलोगे डायरेक्शन के हिसाब से कि उसने कितना एंगल कैसे क्या बनाया। उसके बाद क्या करोगे, एक प्रॉपर एक कन्वीनियंट स्केल लेके चलोगे। जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर को मान लिया 1 न्यूटन के बराबर, तो मेरी फोर्स कितनी है 5 न्यूटन। तो मुझे 5 सेंटीमीटर तक एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। उस लाइन की जो लेंथ होगी ना, वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, वेक्टर 5 सेंटीमीटर है जो ये लाइन की लेंथ है, और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का ना? अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको आप लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं बात करता हूँ एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर। एक सिंपल सी बात आपको बताऊं मैं, जो एंगल की बात होती है ना, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो तब बताया जाएगा जब वो दोनों वेक्टर टेल टू टेल रखे हुए हैं। दो वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है हमेशा, दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है। जैसे मान लो एक वेक्टर तो ये है, से ए वेक्टर है, और एक वेक्टर मान लो बी वेक्टर है। तो इन अब देखो, जिस भी कॉमन पॉइंट पे हम उसके एंगल को बताने की कोशिश कर रहे हैं वो उन दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है, यानी कि ये एंगल बिल्कुल वैलिड है। बोलो दोस्तों, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे बोल दे कि सर देखो इधर, मान लो एक वेक्टर तो ये है और एक वेक्टर ये ले ले,
क्या ये एंगल होगा क्या थीटा मेरा? ये एंगल कभी भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बोला कि डायरेक्शन के बीच में या टेल टू टेल, तो मुझे इस वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, यानी कि आगे की तरफ। अब ये जो वेक्टर था मान लो ए था, अब ए की डायरेक्शन ये आ जाएगी और बी ये है, तो ये वाला मेरा एंगल होगा, ये नहीं होगा, ये एंगल होगा मेरा। तो सिंपल क्या है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कब आएगा, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। और जो एंगल होगा ना थीटा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, ये उसकी रेंज होती है प्यारे बच्चों। थीटा की जो रेंज होती है एंगल की, वो इस रेंज के बीच में वेरी करता है। अगर थीटा मेरा 0 हो जाएगा तो मेरे दोनों के दोनों वेक्टर कैसे आ जाएंगे, वो तो दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे, अगर थीटा 0 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद अगर ये ले लेता हूँ मैं, तो बताओ, तो थीटा मेरा क्या है, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर ये ले लेता हूँ तो ये मेरा 180 हो जाएगा। और अगर ये ले लेता हूँ तो ये मेरा 180 से कम हो जाएगा, थीटा लेस देन 180 डिग्री। तो ये मेरे एंगल की रेंज होती है दो वेक्टर के बीच में। ध्यान रहे, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो जब उन दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं तब वो एंगल बताया जाता है। और वी कैन से द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज दैट एंगल विच इज टेकन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा, जैसे इसमें मैंने देखो यहाँ पे देखो, एक का हेड है एक का टेल है, तो यहाँ पे ये सिमेट्री हम नहीं ले सकते, तो मुझे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ए की डायरेक्शन आगे है, बी की डायरेक्शन ऐसे है, तो जो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? पक्का? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बता दोगे इसमें, ठीक है? देखो, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने रेफरेंस एक्सिस मान ली एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस। मैं तीन केस लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। मान लो एक वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए है, इसने 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। एक वेक्टर बी है, उसने भी 30 डिग्री का एंगल बना रखा है, किसके साथ? विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और एक वेक्टर सी है जिसने 45 डिग्री का एंगल बना रखा है। आप बताओ, ए बी सी, हमारे पास तीन वेक्टर हैं जिन्होंने अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलग अलग एंगल बना रखे हैं। तो बताओ, सबसे पहला बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहला हमें बताना है ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, और ए और सी के बीच में। एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, और एंगल बिटवीन ए एंड सी। बताओ भाई, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। बताओ ए और बी के बीच में कितना एंगल है। अब एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसमें दोनों में कॉमन होगी ना, तो इन दोनों में कितना एंगल आ गया? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बिकॉज द रेफरेंस एक्सिस इज कॉमन फॉर 3 वेक्टर्स। अच्छा, बी और सी के बीच में कितना एंगल है? बताओ दोस्तों, बी और सी के बीच में, बल्कि बी और सी की बजाय, हाँ, बी और सी के बीच में कितना एंगल है? बताओ, बी में और सी में कितना एंगल है? ये 30, ये 45, तो कितना डिफरेंस बच गया? 15 डिग्री का। देख लो ना, ठीक है। और ए और सी के बीच में कितना एंगल आ जाएगा? 30, 45, कितना आ जाएगा? 75 डिग्री का एंगल। तो ऐसे हमें वेक्टर के बीच में एंगल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस कॉमन है, ये मान लो मेरा ए वेक्टर है, कितना एंगल बनाया? 30। ये मेरा बी वेक्टर है, कितना बनाया? 30। और ये मेरा सी वेक्टर है, कितना बनाया? 45। तो यहाँ से भी मैं इनको बता सकता हूँ, तीनों के तीनों को। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? पक्का ना? अब मैं वेक्टर के कुछ टाइप होते हैं, वेक्टर के कुछ टाइप होते हैं, और वो कौन कौन से टाइप होते हैं? वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतना ज़्यादा बेसिक में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ जो मेन है, जैसे वेक्टर का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, वेक्टर का रिजोल्यूशन है, उसके कंपोनेंट में उसको ब्रेक करना है, मुझे ये चीज़ें आपको मेनली बतानी है। अगर मैं आपको जैसे बेसिकली वेक्टर के टाइप अगर आपको बताऊँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले बात आती है इक्वल वेक्टर की। मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूँ। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? दो वेक्टर को इक्वल
वेक्टर किसे बोलोगे आप? दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलोगे आप? जब दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगी। उन वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। एक होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर भी सेम ही रहेगा। क्या रहेंगे? उनके मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। पैरेलल का मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है। और एंटी पैरेलल मतलब मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, बट डायरेक्शन ऑलवेज क्या? अपोजिट। एंगल कितना? 180 डिग्री। बोलो दोस्तों। उसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर, जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर, को मीन्स बहुत सारे, लीनियर मीन्स जो एक ही लाइन के अबाउट मूव करेंगे। उसके बाद आता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। जीरो, जैसे मान लो पोजीशन वेक्टर होता है, बताऊंगा अभी मैं आपको उसके बारे में, तो अच्छे से बताऊंगा। पोजीशन वेक्टर को जब मैं ओरिजिन पे लेके आता हूँ ना, पोजीशन वेक्टर को मैं ओरिजिन पे लेके आता हूँ तो मेरा वो जीरो वेक्टर बन जाता है। ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर और नल वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है और इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, बताऊंगा उसके बारे में भी, वो डायरेक्शन को बताने के काम आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं मैं। उसके बाद आता है ऑर्थोगोनल और यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, जैसे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है XYZ, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उन तीनों के अलोंग मुझे इंडिपेंडेंट वेक्टर के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे जो आपस में ऑर्थोगोनल बोले जाएंगे, बताऊंगा उसके बारे में भी मैं आपको। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे ये मान लो ये कोई बोर्ड का प्लेन है, अब ये मार्कर है, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, कैसे भी रख दो इनको आप, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद आते हैं फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर वो होते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट फ्री होते हैं, और लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर वो होते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट हैं वो फिक्स्ड होते हैं। उसके बाद आते हैं कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस, कोटर्मिनस का मतलब होता है वो वेक्टर जिनके टर्मिनल पॉइंट एरो एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं, जो एक ही पॉइंट पे एंड होते हैं, एंडिंग पॉइंट जिनका कॉमन होता है। उसके बाद होते हैं एरिया वेक्टर। अब हमें पता है, आप लोग जो पढ़ते आए हो ना, एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बेसिकली एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं होता, वो लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ होता है। क्योंकि दो वेक्टर में जब क्रॉस आता है ना, बताऊंगा इसके बारे में भी, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है दोस्तों। ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये कोई एरिया है तो इसका जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इधर भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी होगा, लेकिन रहेगा प्लेन के परपेंडिकुलर। वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मैं बात करता हूँ पोजीशन वेक्टर के बारे में। देखो, जो बात मेरे को बताने की है ना, मेन बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। पोजीशन वेक्टर की मैं बात करता हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। लेट अस कंसीडर वी हैव a set of 3 coordinate axes x, y, z which are mutually perpendicular to each other and observer which is at origin। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस प्लस ऑब्जर्वर एट ओरिजिन, पूरा जो सेट होता है ना, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसे बोलोगे? सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन, जो सारे घटनाक्रम को बताएगा। मैं हूं यहाँ पे, आप भी हो सकते हो। ठीक है, चलो मैं ही ठीक हूं, तो ये ऑब्जर्वर है मेरा। अब एक पार्टिकल ले लिया मैंने ए पे, ये कोई पार्टिकल है मान लो पी पॉइंट पे। अब ये 3D व्यू है दोस्तों, 3D व्यू है, ये एक पार्टिकल है पी पे, मुझे इसकी पोजीशन को बताना है। तो इसके कोऑर्डिनेट तो होंगे ना, बिल्कुल होंगे। एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी पॉइंट। अब मैं यहाँ से बैठ के उस पी पॉइंट को देख रहा हूँ। मैं यहाँ से बैठ के, मैं कौन हूँ? मैं तो ऑब्जर्वर हूँ जो ओरिजिन पे बैठा है।
मेरे कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,0। अब इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, तो मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा जो इस पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब बताओ वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है ना, तो वेक्टर का हेड किधर होगा, इधर होगा कि उधर होगा। जिस पॉइंट को डिस्क्राइब करना होता है ना, वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो पॉइंट की तरफ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। तो ये मेरा वेक्टर जो है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट और स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, इसको बोलते हैं ओपी। ओपी इक्वल टू आर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू नोन एज पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, पोजीशन वेक्टर। सर इसकी लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बताना चाहूँगा। वैसे भी जो वेक्टर होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं इस आर वेक्टर को लिखूँगा x माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस 0 इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस 0 इंटू के कैप। ये आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर वेक्टर। अगर मुझे इसका निकालना पड़ जाए मैग्नीट्यूड, तो मैं ऐसे निकाल लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट। अच्छा एक छोटी सी बात मुझे आप बताओ, अगर इसकी स्लोप पूछ ले आपसे, वो अभी तो 3D व्यू है, अगर दोस्तों मैं 2 डायमेंशन की बात करता, से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर होता। पी पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर हूँ। मान लो थीटा एंगल बनाता, अब मैं 2D की बात कर रहा हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे मेरे एक्स वाई, इसके क्या होंगे 0,0। तो मेरा वेक्टर क्या बनेगा बताओ 2D के लिए, जल्दी बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप। और अगर आप चाहो तो यहाँ से, क्योंकि 2D है ना, तो जेड एक्सिस को यहाँ से रिमूव कर सकते हो आप, तो ये आ जाएगा। अगर मैं निकालूँ इसका मैग्नीट्यूड, तो किसके इक्वल आ जाएगा, जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अब यहाँ बात आती है स्लोप की। सर उसकी स्लोप कितनी है, इस वेक्टर की स्लोप कितनी है। 99% जो हमारा रेफरेंस एक्सिस होगी ना, वो एक्स एक्सिस को लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो स्लोप हमेशा बताई जाती है टेन थीटा के द्वारा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे ले लूँ इसको और ये ऐसे ले लूँ, बोलो दोस्तों, तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा मेरा ये वेक्टर, बताओ। इधर मेरा कौन है, ये तो वाई में है, ये कौन है एक्स। अगर मुझे इस पोजीशन वेक्टर की स्लोप बतानी पड़ जाए, तो मैं क्या ले लूँगा, स्लोप बेसिकली डिस्क्राइब बाय टेन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि y बाई एक्स आ जाएगा मेरा। और थीटा इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स y बाई एक्स। ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये था मेरा पोजीशन वेक्टर। ये मेरा कौन सा वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर था। कौन सा वेक्टर था ये मेरा पोजीशन वेक्टर था। अब एक बच्चा बोला सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो इसी में सुनो ध्यान से। इसी में अगर आपको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना चाहूँ, अपनी स्क्रीन को आप अच्छे से पॉज कर सकते हो। अब सुनो भाई, अब पार्टिकल पहले पी पे था, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1 y1 z1। और अब बताओ, अब ये पार्टिकल p पे था, तो इसका वेक्टर मैंने कितना मान लिया r1। अब ये पार्टिकल चलता यहाँ पहुँच गया, मान लो ऐसे घूमता यहाँ आ गया, ये मान लो q पॉइंट आ गया। अब बताओ q पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए या p वाले हैं, सर चेंज हो गए। तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, x2 y2 z2। अब क्या करें भाई, अब एक अनदर वेक्टर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा अगेन मेरे रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ ना, तो मैं ऐसे। अब ये मेरा नया वेक्टर आ गया r2। अब बताओ फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल ये है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा। अब जो मेरा पी क्यू वेक्टर आया है ना दोस्तों, पी क्यू वेक्टर कौन है मेरा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आ जाएगा। सर इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो ज़रा वैल्यू और मैं आपको बता देता हूँ। अब एक बार बताओ, जो पी क्यू है ना, पी क्यू जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल आ गया बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो फाइनल पोजीशन का मेरा वेक्टर कितना है r2, तो ये r2, और इनिशियल का कितना है r1, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हमें पता है, अब हमें इनके कोऑर्डिनेट तो अच्छे तरीके से पता है। बताओ r1 के क्या है, r1 किसके इक्वल था, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ऐसे सिमिलरली r2 क्या लिखूँ दोस्तों,
एक्स टू आई कैप, वाई टू जे कैप, जेड टू के कैप। अब इनको जब आप यहाँ पुट करोगे ना वैल्यू को पुट करोगे ना, तो मैं इसको इस पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं डेल्टा आर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने पूरा आर के टर्म में लिखा हुआ है। तो क्या लिखूँ इसको, मैं लिखूँगा एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप, प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप। यह आ जाएगा। अगर अब मुझे निकालना पड़ जाए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या ले लूँगा दोस्तों, पूरे का रूट ले लूँगा। इसको क्या बोल दूँ मैं, ये तो x का चेंज है ना, ये y का चेंज है और ये z का चेंज है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल दूंगा मैं डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। ये आ जाएगा दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। तो इसको बताते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो था पोजीशन वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है आपको, पक्का ना? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों। अभी नेक्स्ट हमारा है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने के लॉ। बेसिकली 3 लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली हमारे पास, अच्छा एक बात बताओ, कि मिनिमम कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? कम से कम 2 तो होने चाहिए ना, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी। मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये मान लो वेक्टर बी है, और इनके बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, तो ए और बी 2 वेक्टर हैं, ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, थीटा उनके बीच में एंगल है। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, कौन से रूल से? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब एक बहुत ही चमकदार बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2 वेक्टर ऐड कब होंगे? 2 वेक्टर ऐड कब होंगे? तो सुनो ध्यान से। पहला वेक्टर तो ये बना दिया, ये तो ऐसे कैसा है। अब मैंने आपको बोला था ना एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के टेल कनेक्टेड है। तो ये एंगल थीटा बिल्कुल ये काउंटेबल एंगल है, इसी को मेजर करेंगे हम। मतलब इसको ये एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ये एंगल होता है। उसके बाद क्या किया, अब एक वेक्टर ए था, अब मुझे ए में बी को जोड़ना है, ए वेक्टर में बी को जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर से दूसरा वेक्टर तब जोड़ा जाता है जब दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे लगेगा। अगर 3 वेक्टर होते तो तीसरे वेक्टर का टेल दूसरे के हेड पे लगेगा। अगर 4 वेक्टर होते तो फोर्थ का टेल थर्ड के हेड पे लगेगा, एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं ओपन सिमिट्री, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे फोर्थ का टेल, एंड सो ऑन। अब मेरे पास कितने, अनफॉर्चुनेटली वी हैव ओनली 2 वेक्टर। तो ए तो ऐसे कैसा आ गया, तो बी वेक्टर कैसे जोड़ूं? तो इसका मतलब ए के हेड पे क्या लगा दूंगा मैं बी का टेल लगा दूंगा, यानी कि ये लगा दिया मैंने, ये बी वेक्टर आ गया मेरा। और एंगल कौन सा होगा, एंगल तो ये होगा, क्योंकि मैं ए को तो एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ। बोलो दोस्तों, तो इसका मतलब मान लो ये ओ है, ये पी है, और ये मान लो क्यू है। तो बताओ भाई, ओ पी वैक्टर किसके बराबर था, ए के। पी क्यू वैक्टर किसके बराबर था, बी के। अब देखो, अभी यहाँ देखो आप, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। अगर ये सिमेट्री होगी ना, हेड टेल, तो आप इसमें कितने भी वेक्टर ऐड कर सकते हो। अब एक सिमेट्री आएगी, इसको तो बोलते हैं ओपन सिमेट्री। ओपनली आप कितने भी वेक्टर को ऐड करते चले जाओगे। एक आती है क्लोज सिमेट्री, जो सिस्टम को क्लोज कर देगी। वो क्या होगी सर, वो टेल हेड होगी। क्या होगी वो, टेल और हेड। अब एक बात बताओ, अब ये 2 वेक्टर थे, इनको जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, एक कॉमन वेक्टर आएगा जो इस सिमेट्री को क्लोज कर देगा, यानी कि ये आ गया। अब इधर देखो, इधर टेल, उधर देखो हेड। तो इस वाले वेक्टर ने इन दोनों को क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। इसका मतलब जो मेरा ओ क्यू वेक्टर आया है वो किसके बराबर आ गया, वो ओ पी प्लस पी क्यू के बराबर आ गया। दोस्तों आया ना समझ में। इसका मतलब इसको मैं आर वेक्टर का नाम दे देता हूँ। तो बताओ आर वेक्टर किसके बराबर आ गया, ये आ गया ए प्लस बी।
बिल्कुल सही बात है। अब एक छोटी सी बात बताओ आप, एक छोटी सी बात बताओ। अब ये जो मेरा आर वेक्टर आ गया ना, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वो कैसे निकालोगे भैया आप? रिजल्टेंट जो ए और बी के मिलने से आया है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये मुझे आपको बताना है। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, इसने मान लो, अब ये मेरा कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर, हॉरिजॉन्टल वेक्टर भी बोल सकता हूँ मैं इसको। इसने मान लो इसके साथ अल्फा एंगल बना दिया, और आपको पता है डायरेक्शन हमेशा स्लोप के द्वारा बताई जाती है, स्लोप, और वो टेन थीटा के द्वारा बताया जाता है। इसका मतलब मुझे इसी को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। कैसे सर? अभी देखो, मुझे आपकी भी हेल्प की ज़रूरत है। तो इसको अगर मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया था तो मैंने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया दोस्तों, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको मान लिया मैंने एन नाम दे दिया। तो बी है ना, जो देखो बी के है ना दो कंपोनेंट ले लो आप। बी ने थीटा एंगल बनाया इसके साथ है, तो बी का इसके अलोंग तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी कोस थीटा, और बी का परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा सर, बी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये देखो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। तो बताओ फिर मुझे इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैं आर का क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड। ये दिख रही है आपको ट्रायंगल बड़े वाली, ट्रायंगल ओ क्यू एन, ट्रायंगल ओ क्यू एन को ध्यान से देखो आप। पाइथागोरस का नाम सुना है ना, सुना है ना दोस्तों, इसको यूज़ करो पाइथागोरस को। दिस स्क्वायर प्लस दिस कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि क्या लिखूँ मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या लिखूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पूरा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यही तो आर के बराबर होता है ना, आर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। तो क्या करें भाई, इसको ओपन करोगे ना आप, इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करो एक बार आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा पूरे का अंडर रूट। ये तो आ गया दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आ गया ये, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बिल्कुल चमकदार बात मैंने आपको बता दी। अब इसकी स्लोप, सर कितना एंगल बनाया, तो स्लोप बेसिकली गिवन बाय टेन थीटा। तो स्लोप अगर बताऊं तो टेन थीटा यानी कि टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर में कौन है, बी साइन थीटा, बेस में कौन है, ए प्लस बी कोस थीटा। ये मेरी स्लोप आ जाएगी दोस्तों। ये उसने एंगल बना दिया, अल्फा निकाल लो ना आप, टेन इनवर्स करके ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा, ये एंगल आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया भाई। बोलो दोस्तों, अगर दोनों के दोनों क्या होते, अगर उनके बीच में थीटा कितना होता, 0 होता, तो वेक्टर कैसे होते, पैरेलल होते। कैसे वेक्टर होते, पैरेलल वेक्टर होते। तो आर कितना आता, थीटा को 0 पुट कर दो, कोस 0 1 होता, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता तो ए प्लस बी आ जाता। ये तो मैक्सिमम होता। सेकंड, थीटा अगर कितना होता, 90 डिग्री होता, कोस 90 कितना होता, 0, तो ये किसके इक्वल आता, ये किसके इक्वल आता, तब आर मेरा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता। और इस कंडीशन में वेक्टर को बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। और अगर एंगल कितना होता, 180 डिग्री होता, 180 यानी कि कोस 180 माइनस 1, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता, तब मेरा आर किसके इक्वल आता, ए माइनस बी के इक्वल आता। क्या तुम्हें समझ में आता या नहीं आता, आ गया ना। तो ये था क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छे से अपनी स्क्रीन को पॉज करो और चमकदार तरीके से इसको नोट करो। अभी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ जी दोस्तों, अभी हम लेके आए हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, वो मान लो सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों को हम मान लो एक वेक्टर ए है, ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है। मुझे इनको ऐड करना है पैरेललोग्राम लॉ से। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हम वेक्टर को कनेक्ट करेंगे टेल टू टेल से। तो इन दोनों को मैंने, अब मानो के बीच में एंगल थीटा है,
तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने टेल टू टेल ऐड कर दिया और ये एंगल थीटा आ जाएगा। ओके, थोड़ा इसको ज़्यादा बना लेता हूँ, ये मान लो यहाँ तक है, ठीक है। इन दोनों को मैंने टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया। अब क्या करें, अब इन दोनों के पैरेलल में वेक्टर बना लेंगे। इन दोनों के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दो जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का काम करेंगे। इन दोनों वेक्टर के पैरेलल में वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर दो जो पैरेललोग्राम की जो साइड होती है उनका काम करेंगे वो। यानी कि इसका मतलब इसके पैरेलल तो ये ऐसे बना दूं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। बी के पैरेलल तो ऐसे आ जाएगा, ये तो मान लो बी के पैरेलल आ गया, ठीक है। ऐसे ये आ गया बी के पैरेलल, इसको बी बोल देंगे। और ए के पैरेलल ऐसे आ जाएगा, ये मान लो ए के पैरेलल आ गया और ये बी के पैरेलल। यहाँ एंगल कैसे बताओगे, मैंने बताया था ना, एंगल दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है, एंगल बिटवीन देयर पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी मेरा एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। दो वेक्टर थे ए बी, उनको मैंने टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, उन दोनों के पैरेलल हमने वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर दिए सच दैट दे फॉर्म ए पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का काम करेंगे। उसके बाद मैंने उसको आगे बढ़ा के एंगल भी सेम ले लिया, क्योंकि एंगल होता है बिटवीन देयर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। दो वेक्टर के जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी या टेल टू टेल, या दो वेक्टर की डायरेक्शन किधर जा रहे होंगे, पॉजिटिव में जो जा रहे होंगे ना, उनके बीच का एंगल हमें कंसिडर करना होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। अब सुनो भाई, ये मान लो ओ था, ये मान लो पी था, ये मान लो क्यू था और ये मान लो एस था। अब ध्यान से सुनना, या तो आप, अच्छा अब मैंने एक ड्रॉ कर दिया डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, डायगोनल। वो जो डायगोनल होगा ना वो रिजल्टेंट की तरह काम करेगा। कैसे करेगा, अभी देखो, वी ड्रॉ ए डायगोनल वेक्टर, यानी कि ये डायगोनल आ गया। किसका डायगोनल, पैरेललोग्राम का, ये आ गया, ये डायगोनल आ गया। अब एक बात बताओ, देखो दो ट्रायंगल में इसने इसको बाइफरकेट कर दिया, एक ये एक ये। अगर अब मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल में, किसमें, ट्रायंगल ओ एस क्यू में। अब बताओ ओ एस क्यू में देख, ओ से एस और यहाँ से इसको, ये मैंने वैसे बना रखा है रफली, थोड़ा इसको ऐसे डार्क कर दो आप। अब बताओ ट्रायंगल ओ एस क्यू में कौन रिजल्टेंट है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ट्रायंगल वाला मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो ओ से एस, एस से क्यू। अब बताओ यहाँ देखो क्या है, यहाँ हेड टेल, तो ये दोनों ऐड हो गए। ये देखो टेल टेल, इसको नीचे वाले ट्रायंगल को भूल जाओ एक मिनट के लिए, टेल टेल हेड हेड। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इसका मतलब ओ क्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ क्यू को लिखूँगा मैं बी प्लस ए। ओ क्यू को क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा बी प्लस ए। क्या लिखूँगा, बी प्लस ए। ठीक है, ओ एस क्यू में तो ओ क्यू इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि बी में ए जुड़ा हुआ है। और अगर ओ पी क्यू ले लूँगा तो ए प्लस बी आ जाएगा, लेकिन है तो दोनों में ये कॉमन ही। तो इस ट्रायंगल में भी इन दोनों का ये रिजल्टेंट है, इसमें भी, यानी कि ए में बी जोड़ दो या बी में ए जोड़ दो, आयतों का रिजल्टेंट के इक्वल ही। तो वेक्टर की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वही बात फिर आ गई, मुझे इसका निकालना है रिजल्टेंट, यानी कि जो भी रिजल्टेंट है उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। इसको मैंने आर का नाम दे दिया दोस्तों। अब ये तो ट्रायंगल आप ये ले लो या ये ले लो, मैं नीचे वाले ट्रायंगल को लेके चल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ से क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल, बाकी सब सेम चलेगा दोस्तों। ये एन आ गया भाई। अब ये बी है, ये थीटा है, ये क्या बन जाएगा, बी कोस थीटा, ये क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा, बाकी पूरा डिट्टो सेम चलेगा। बताओ क्या करूँ अब, आर का क्या लिखूँ मैग्नीट्यूड, बताओ। वो ये इसको हटाऊँगा ना तो ये पहले वाला ही बन गया, उस ट्रायंगल वाला ही। तो इसका मतलब क्या लिखूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा पूरे का अंडरूट, और स्लोप निकालूँ तो देखो ये था मेरा हॉरिजॉन्टल वेक्टर, कितना एंगल बनाया इसने, अल्फा। तो स्लोप बता दो क्या आएगी, बड़ी ट्रायंगल से स्लोप इज बेसिकली गिवन बाय tan थीटा या tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब tan अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, b साइन थीटा बाई a प्लस बी कोस थीटा। ये डायरेक्शन आ जाएगी दोस्तों। तो ये था मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अरे बोलो दोस्तों, अब दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, एंटी पैरेलल होंगे तो 180 हो जाएगा, 90 होगा तो उनके बीच में वैल्यू हम निकाल लेंगे पुट करके। अरे बोलो यार, कर लोगे ना इसको पक्का ना। एक होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड देख लो इधर ही, पॉलीगन। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, पॉलीगन वेक्टर। मान लो मेरे पास 4 वेक्टर हैं ABCD, देखो ध्यान से सुना, ये मान लो A वेक्टर था मेरा, इसके साथ मैंने B को जोड़ दिया तो क्या सिमिट्री होगी बताओ, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये मान लो मेरा B वेक्टर आ गया, ये मैंने C जोड़ दिया, ये मैंने इसको D जोड़ दिया। और ज़रूरी नहीं कि 4, आप कितने भी वेक्टर ले सकते हो इसमें। तो क्या करूं दोस्तों, इनके नाम रख लो भाई, OPQST, ये आ जाएंगे। तो बताओ भाई, सबसे पहले मुझे अगर इन दोनों को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टेल टेल और यहाँ हेड हेड। तो इसका मतलब ये वेक्टर R आ जाएगा यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इंडिविजुअली। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा A + B। अब मैं जोड़ूंगा इसको, अगर आपको डायरेक्ट अगर यहाँ तक निकालना पड़ जाता ना तो भी पहले आप इन दो को जोड़ते। अब एक वेक्टर तो ये बन गया और एक वेक्टर ये बन गया। देखो इस वेक्टर का ये यहाँ पे टेल, और फिर देखो ये टेल हेड पे जुड़ के ये देखो टेल टेल हेड हेड। तो ये क्या आ जाएगा, ये मान लो R1 का नाम दे दूँ मैं इसको, तो R1 किसके बराबर आएगा, ये आएगा R + C के बराबर आएगा। और R किसके इक्वल है, A + B के। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँगा तो क्या करूँ बताओ, इसको मान लेता हूँ मैं R2 किसके इक्वल है, R1 + D के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे हम इंडिविजुअली ट्रायंगल लॉ को एक्सटेंड करते करते हम बहुत सारे वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वेक्टर में वेक्टर ऐड कब होता है? मान लो मेरे पास कोई फोर्स वेक्टर है, मान लो फोर्स ऑफ 5 न्यूटन है, क्या मैं उसमें वेलोसिटी वेक्टर ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं ऐड कर सकता। अगर मान लो आपने ऐड कर भी दिया तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा, फोर्स में आएगा कि वेलोसिटी में आएगा? क्लियर है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम जिन वेक्टर को ऐड करते हैं ना वो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। फोर्स में मैं फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर ही ऐड कर सकता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर ही ऐड कर सकता हूँ। आप आलू में टमाटर थोड़ा ना जोड़ सकते हो, आलू में तो आलू ही ऐड हो सकता है ना, टमाटर में टमाटर ऐड हो सकता है। ये नहीं कि आप आलू में गोभी मिक्स करके उनकी एक वैल्यू बता दोगे, आलू इज ए डिफरेंट एंड टमाटर इज ए डिफरेंट क्वांटिटी। तो इसका मतलब जिन वेक्टर को हमें जोड़ना होता है ना वो वेक्टर तभी जोड़ पाएंगे जब वो दोनों सेम काइंड के होंगे, और उनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो भी उसी क्वांटिटी का आएगा। जैसे मान लो फोर्स और फोर्स को जोड़ दूंगा तो रिजल्टेंट भी मेरा क्या आएगा, मेरा फोर्स ही बनेगा। आई बात समझ में? तो उन्हीं वेक्टर को जोड़ सकते हैं जो वेक्टर क्या होंगे, सेम काइंड के होंगे, सेम टाइप के, सेम नेचर के होंगे। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये था। बोलो दोस्तों, ये कह रहा है कि ओनली ए वेक्टर ऑफ सेम टाइप कैन बी एडिड दैट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो सेम टाइप के वेक्टर को ही हम ऐड कर सकते हैं जो सेम ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ठीक है, ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड, ये आ गई उसकी डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, पहला तो मैंने बता दिया आपको कि हम किन को ऐड कर सकते हैं, सेम टाइप वाले वेक्टर को हम ऐड करेंगे, सेम टाइप के वेक्टर को हम ऐड करेंगे, डिफरेंट टाइप को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। सेकंड बात आती है जो ये रिजल्टेंट है ना, ये मैक्सिमम कब होगा, ये बताओ मेरे को, ये मैक्स कब होगा? ये मैक्स तब होगा जब मुझे इस थीटा पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये मैक्स कब होगा, जब मेरा ये वैल्यू मैक्स होगी, और ये मैक्स वैल्यू कब होगी, जब 1 होगी, जब थीटा कितना होगा, 0 होगा। और जैसे ही थीटा 0 हो गया दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो मेरा R किसके बराबर आ जाएगा, A + B के बराबर आ जाएगा। और ये मिनिमम कब होगा भाई, अगर मिनिमम की बात कर लेता हूँ मैं, हालांकि बताया था मैंने अभी, R मिनिमम कब होगा, जब मेरा कोस थीटा मिनिमम होगा, वो कितना होता है, -1। वो कब होगा, जब थीटा मेरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तब मेरा R किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, A - B के इक्वल लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद अगर उनके बीच में थीटा कितना आ जाएगा, 90, तो 90 में तो ये 0 हो जाएगा, तब किसके बराबर आ जाएगा, A + A² + B² का रूट आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मैंने ये बोला मेरा फोर्थ पॉइंट ये है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर दे दिए। ध्यान सुनना, बहुत चमकदार बात है। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों मान लो इक्वल हैं, तब मेरा आर किसके इक्वल आएगा? तब मेरा आर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू या तो ए मान लो या बी मान लो, 2a कोस ऑफ θ/2, ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। और जो एंगल बनेगा ना अल्फा, जो एंगल बनाएगा अल्फा यानी कि रिजल्टेंट, वो अल्फा हमेशा किसके इक्वल आएगा? थीटा का हाफ के बराबर आएगा, अगर मेरे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो। और ध्यान से सुना, अगर उनके बीच में एंगल कितना है, उनके बीच में कोई भी एंगल थीटा है और देखो दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, थीटा उनके बीच में एंगल है, तो मेरा आर ऐसे आएगा और स्लोप का एंगल ये आएगा। और अगर एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर इक्वल तो मैग्नीट्यूड है, मैंने कहा ठीक है भाई इक्वल तो मैग्नीट्यूड है, ओके। अगर उनके बीच में एंगल कितना आ जाए, पाई माइनस थीटा हो जाए, अब की बार तो थीटा के लिए बताया है, अगर एंगल कितना हो जाए पाई माइनस थीटा, तब मेरा आर कैसे लिखूंगा? तो मैं बताऊंगा 2a साइन ऑफ θ/2 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कोस में था, यहाँ साइन में आ जाएगा, और अल्फा में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो तो बाइसेक्ट ही करता है। तो ये मुझे आपको बताना था। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अब एक बात बताओ, जब मेरा एंगल वेरी करता है, वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो वेरी करता है, थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ है, अगर यहाँ से यहाँ के बीच में एंगल वेरी करता है तो मेरा जो आर है वो कैसे वेरी करेगा? आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? बताओ दोस्तों, आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब a माइनस बी से कहाँ तक? a प्लस बी तक वेरी करता है जब मेरा एंगल 0 से लेके पाई तक वेरी करेगा। 0 से लेके पाई तक अगर मेरा एंगल जाएगा तो मेरा r की वैल्यू a माइनस बी से a प्लस बी तक जाएगी। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरे पास कोप्लेनर वेक्टर है, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर कि उनका सम कितना आ जाए? 0। तो कितने होने चाहिए? 3। देयर आर 3 कोप्लेनर वेक्टर हैविंग रिजल्टेंट इक्वल टू 0। एक सिंपल सा तरीका बताऊं मैं, मान लो एक वेक्टर a है मेरे पास, एक वेक्टर b है मान लो मेरे पास, थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूं मैं, एक वेक्टर b है मान लो मेरे पास, और एक वेक्टर c है मान लो मेरे पास। इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री का, और ये तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में रखे गए हैं। तो अब बताओ, अगर मैं इन दोनों पे क्या लगाता हूँ? पैरेललोग्राम लगाता हूँ ना, तो इनका रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, 60 पे बाइसेक्ट कर देगा, और इसकी जो वैल्यू होगी ना वो इसके बराबर आएगी। तो नेट कितना आ जाएगा? नेट तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम 3 वेक्टर हमें रिक्वायर्ड होते हैं, कोप्लेनर की बात कर रहा हूँ, जिनका सम क्या हो सकता है? 0। 2 कोप्लेनर वेक्टर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता दोस्तों, या हो सकता है? बोलो, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, डायरेक्शन क्या होगी उनके बीच में? अपोजिट, तब उनका नेट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम वेक्टर 3 है कोप्लेनर, 3 वेक्टर जिनका सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर वेक्टर कैसे हैं? अगर नॉन कोप्लेनर है, अगर वो वेक्टर नॉन कोप्लेनर है और अगर मुझे उनका रिजल्टेंट 0 करना है, तो मिनिमम वेक्टर कितने होने चाहिए? 4, क्योंकि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का कभी भी सम 0 नहीं हो सकता। मिनिमम कितने? कोप्लेनर में मिनिमम 3, कोप्लेनर में मिनिमम 3 और नॉन कोप्लेनर में मिनिमम 4। ध्यान रखना इस बात का। अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मान लो हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ए बी, थीटा एंगल पे है, मुझे इनका सबट्रैक्शन निकालना है, यानी कि a माइनस बी निकालना है। तो मैं a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस ऑफ माइनस बी। तो ये माइनस बी क्या बन गया? नेगेटिव ऑफ वेक्टर b बन गया, क्योंकि b का मैंने नेगेटिव ले लिया। तो इसका मतलब ये b अगर उधर पॉजिटिव है ना, तो उसका नेगेटिव इधर ये आ जाएगा ऐसे। जितनी इसकी लेंथ है ना, उतनी ही लेंथ का मैंने क्या कर दिया? वेक्टर नेगेटिव में एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? b की नेगेटिव b, नेगेटिव b। ये एंगल थीटा, तो ये कितना बच गया दोस्तों? ये तो पाई माइनस थीटा बच गया, 180 माइनस थीटा बच गया। अब अगेन यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं? अब मुझे इसको छोड़ देना है, इन दोनों को देखो आप। अब इन दोनों के मैं क्या लगा दूँ? इन दोनों के मैं पैरेलल में वेक्टर लगा दूंगा ऐसे। बोलो दोस्तों, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा रिजल्टेंट।
और इसने कितना एंगल बना दिया, इसने अल्फा एंगल बना दिया विद द हॉरिजॉन्टल वेक्टर। तो बताओ मेरा अब आर कितना आने वाला है, आर का क्या लिखूँ मैग्नीट्यूड, सेम चलेगा बिल्कुल, सिर्फ थीटा को किससे रिप्लेस कर दूंगा, थीटा को मैं 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूंगा और कुछ नहीं चेंज होने वाला इसमें। तो आर की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस, कोस पहले थीटा था ना, अब कितना पुट कर दूंगा मैं इसमें 180 माइनस थीटा, और ये पूरे का रूट आपको पता है कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा। तो मेरा आर का कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, अरे बोलो दोस्तों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा, ये बन जाएगा वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ जाए तो डायरेक्शन में मैं बताओ, डायरेक्शन बेसिकली tan अल्फा, अभी देखो तो ये तो नीचे की तरफ है ना, तो क्या करूँगा tan अल्फा बेसिकली गिवन बाय क्या था वो, परपेंडिकुलर बाई बेस। पैरेललोग्राम में क्या फार्मूला आया था, b साइन थीटा, b साइन थीटा, थीटा कितना है 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कोस थीटा कितना 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी कि ऊपर वाला तो सेम रह गया, और कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो a माइनस बी कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ इनवर्स और इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा एंगल आ जाएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अभी मैं एक न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ, थोड़ा अच्छा फील हो जाएगा आपको उसमें। दोस्तों हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, एक का है मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, एक का है 5 यूनिट, और उनके बीच में एंगल दे दिया 120 डिग्री। तो मुझे बताना है ए और बी का मैग्नीट्यूड। मान लो ये ए वेक्टर है छोटे वाला, ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है। 10 यूनिट इसकी वैल्यू है, 5 यूनिट वैल्यू इसकी है, और 120 डिग्री उनके बीच में एंगल गिवन है। तो मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अगेन यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वेयर यानी कि 10 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 5 स्क्वेयर प्लस 2ab 210 इंटू 5, एंगल बिटवीन दैम इज 120। तो कोस 120 डिग्री और पूरे का अंडर रूट, कोस 120 क्या होता है माइनस हाफ, कोस